इमेजिन कीजिए एक ऐसी चीज के बारे में जिसमें कोई धड़कन नहीं है, मतलब कोई हलचल नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है। तकनीकी रूप से देखा जाए तो वो पूरी तरह से डेड है, मृत है। लेकिन जैसे ही वो आपके शरीर की किसी कोशिका को छूती है ना, तो वो अचानक से एकदम ऑन हो जाती है। वो आपकी कोशिका की जो पूरी मशीनरी उस पर कब्जा कर लेती है और एकदम जिंदा होने का नाटक करने लगती है। मैं बात कर रहा हूं एक वायरस की। और ये जो अजीब सी स्थिति है ना, ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि असल में जिंदा होने का मतलब क्या है। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन मतलब सांस लेना या दौड़ना या पेड़ों का हवा में हिलना, लेकिन आज की हमारी इस गहन चर्चा का जो मुख्य मिशन है वो यही है कि हम समझें कि जीवन वो नहीं है जो बस बाहर से दिखता है, बल्कि जीवन एक अदृश्य नृत्य है, एक ऐसा सस्पेंस थ्रिलर जो इस वक्त हमारे और आपके शरीर के अंदर आणविक स्तर पर चल रहा है। बिल्कुल। और ये जो वायरस वाला सीन आपने क्रिएट किया ना, ये एकदम किसी ब्लॉकबस्टर मूवी की ओपनिंग जैसा है। अगर हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिकोड करें तो इस ब्रह्मांड का एक उसूल है, हर चीज समय के साथ टूटती या बिखरती है, जिसको हम साइंस में एंट्रोपी कहते हैं। अब सजीवों का जो शरीर है वो बहुत ही जटिल है। अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो बिखर जाएगा। इसीलिए जीवित रहने के लिए इस टूट फूट को रोकना पड़ता है। मतलब एक तरह से लगातार मेंटेनेंस चाहिए। शरीर के अंदर मॉलिक्यूल्स को लगातार गति में रखना, उन्हें टूटने से बचाना, यही तो असली जीवन है। कोई जानवर अगर बाहर से शांत सो भी रहा है ना, तब भी उसके अंदर ये आणविक मरम्मत का काम एकदम फुल स्पीड में चल रहा होता है। हाँ, मतलब वो मरम्मत मुफ्त में तो होगी नहीं। किसी भी मशीन को चलाने के लिए ईंधन तो चाहिए। बिल्कुल, ईंधन के बिना तो कोई मशीन नहीं चलती। और यहीं से हमारे शरीर के वो 4 मेन पिलर्स काम में आते हैं जो इस अदृश्य नृत्य को चलाते हैं, जैसे पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। तो चलिए इस पूरी फिल्म के पहले सीन यानी पोषण या न्यूट्रिशन से शुरू करते हैं। ईंधन आता कहां से है? जाहिर है इस धरती पर ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स तो सूरज ही है, और पेड़ पौधे यानी जो स्वपोषी हैं वो एक तरह से बेहतरीन सोलर पैनल हैं। एकदम सही कहा आपने। प्रकाश संश्लेषण कोई नॉर्मल प्रक्रिया नहीं है। ये एक बेहद एडवांस्ड रासायनिक फैक्ट्री है। मैं इसे अक्सर एक मूवी के मास्टरमाइंड की तरह देखती हूँ। क्लोरोफिल वो एंटीना है जो सूर्य के प्रकाश को सोखता है। उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके पौधे जल के अणुओं को बेरहमी से तोड़ देते हैं और उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर लेते हैं। फिर उस हाइड्रोजन का इस्तेमाल कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलने के लिए होता है, और जो ऊर्जा उन्हें तुरंत नहीं चाहिए होती उसे वे मंड यानी स्टार्च के रूप में एक बैटरी की तरह स्टोर कर लेते हैं। और देखिए, एग्जाम के नजरिए से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? स्टार्च के रूप में। अरे वाह, मतलब उनके पास अपना इनबिल्ट पावर बैंक है। लेकिन इसमें मुझे मरुद्भिद यानी जो रेगिस्तानी पौधे हैं ना, उनका जो नाइट शिफ्ट मॉडल है वो सबसे ज्यादा हैरान करता है। हाँ, वो तो प्रकृति का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है। बिल्कुल, मतलब देखिए, पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए अपनी पत्तियों के छिद्र, जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं, उन्हें खोलना पड़ता है। लेकिन रेगिस्तान में अगर दिन की भयंकर गर्मी में छिद्र खोले तो पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा ना, पौधा तो सूख जाएगा। तो वो दिन में छिद्र बंद रखते हैं। लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर दिन में छिद्र बंद हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलेगी उन्हें? यहीं पर तो इवोल्यूशन का कमाल दिखता है। वे रात में जब तापमान कम होता है तब अपने रंध्र खोलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर खींच लेते हैं। वे इस गैस को एक मध्यवर्ती रासायनिक उत्पाद में बदलकर स्टोर कर लेते हैं। फिर अगले दिन जब सूरज निकलता है तो वे रंध्रों को बंद ही रखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उस स्टोर किए हुए रसायन और धूप का इस्तेमाल करके अपना खाना बना लेते हैं, एकदम किसी सीक्रेट अंडरग्राउंड ऑपरेशन की तरह। ये तो टाइम मैनेजमेंट का एकदम चरम है भाई। पर ये रंध्र खुलते और बंद कैसे? मतलब उनके पास कोई हमारी तरह मांसपेशियां तो है नहीं। इसके लिए वे द्वार कोशिकाओं या गार्ड सेल्स का उपयोग करते हैं, जो पूरी तरह से पानी के दबाव यानी ऑस्मोसिस पर काम करती हैं। जब पौधे को रंध्र खोलना होता है तो वो इन कोशिकाओं में पानी भर देता है। पानी भरने से वे फूल जाती हैं और उनके बीच का छिद्र खिंचकर खुल जाता है। जब बंद करना होता है तो पानी बाहर निकाल दिया जाता है, वे सिकुड़ती हैं और छिद्र बंद हो जाता है। हाइड्रोलिक्स का एकदम शुद्ध और परफेक्ट इस्तेमाल। क्या बात है। तो पौधों ने तो अपना खाना बना लिया। अब आते हैं हम इंसानों और जानवरों पर, यानी विषमपोषी।
हम धूप में खड़े होकर अपना खाना खुद तो बना नहीं सकते थे, तो हम बनी बनाई ऊर्जा को चुराते हैं। अगर हम एक कोशिकीय अमीबा की बात करें तो वो तो बस अपने शरीर से पादाब नाम के उंगली जैसे हिस्से निकालता है, खाने को घेरता है और पचा लेता है। लेकिन मानव पाचन तंत्र, ये तो एक पूरी की पूरी असेंबली लाइन लगती है मुझे। और इसे एक एक्शन सीक्वेंस की तरह देखिए। मुंह से ही शुरुआत हो जाती है, जहां लार ग्रंथियों से लार एमिलेज नाम का एंजाइम निकलता है। ये तुरंत जटिल स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़ना शुरू कर देता है। फिर खाना हमारी ग्रासिका में जाता है और यहाँ गुरुत्वाकर्षण खाने को नीचे नहीं ले जाता, बल्कि मांसपेशियों का एक लयबद्ध संकुचन काम करता है, जिसे क्रमाकुंचक गति या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। अच्छा, मतलब तकनीकी रूप से अगर कोई इंसान उल्टा लटक कर भी खाना खाए तो भी खाना उसके पेट में ही जाएगा? बिल्कुल, वो लहर जैसी गति खाने को पेट तक धकेली देगी, चाहे आप किसी भी पोजीशन में हो। सही है। अब आमाशय पे आते हैं। ये तो शरीर का एसिड टैंक है। मैंने पढ़ा है कि इसकी दीवारों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और पेप्सिन निकलता है। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, लेकिन उसे काम करने के लिए अम्लीय माहौल चाहिए होता है। अब यहां मेरा एक बहुत बुनियादी सवाल है जो अक्सर मुझे परेशान करता है। HCl इतना तेज एसिड है कि वो लोहे की कील को भी गला सकता है, तो फिर वो हमारे ही पेट की दीवारों को जलाकर राख क्यों नहीं कर देता? हम खुद को ही क्यों नहीं पचा लेते? यह एक बहुत ही शानदार सवाल है और यहीं पर हमारे शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म काम आता है। इसका जवाब है श्लेष्मा या म्यूकस की एक सुरक्षात्मक परत। हमारा आमाशय लगातार अपनी अंदरूनी सतह पर इस गाढ़े म्यूकस का स्राव करता रहता है, जो एसिड और पेट की कोशिकाओं के बीच एक बुलेट प्रूफ जैकेट का काम करता है। तो वो एक दीवार बना देता है। एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है कि आमाशय को एसिड से कौन बचाता है, तो याद रखना है कि वो श्लेष्मा है। अगर ये परत कमजोर पड़ जाए ना, तो वही एसिड पेट की दीवारों को जलाने लगता है, जिसे हम अल्सर कहते हैं। वाह, मतलब हमारा शरीर हर वक्त खुद को ही नष्ट होने से बचा रहा है। पेट के बाद ये अम्लीय खाना जाता है क्षुदांत्र यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसे हम शरीर का मुख्य केमिकल रिएक्टर कह सकते हैं। लेकिन ये खाना अभी तो एसिड से भरा हुआ है ना, इसे बेअसर कैसे किया जाता है? यहीं पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, यकृत यानी लिवर और अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज। यकृत से पित्तरस या बाइल जूस आता है, जो प्रकृति में क्षारीय होता है। वो तुरंत उस एसिड को शांत करता है। लेकिन इस पित्त का एक और बहुत अहम काम है वसा का इमल्सीकरण। हम जो तेल या घी खाते हैं वो पेट में बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिस पर एंजाइम सीधा काम नहीं कर पाते। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। इसकी तुलना अक्सर बर्तन धोने वाले साबुन से की जाती है, लेकिन असल में ये काम कैसे करता है? बहुत ही सटीक तुलना है। पित्त लवण के अणुओं के 2 सिरे होते हैं। एक सिरा पानी से प्यार करता है, हाइड्रोफिलिक, और दूसरा सिरा वसा से जुड़ना चाहता है, हाइड्रोफोबिक। जब ये वसा की बड़ी गोलिकाओं से टकराते हैं तो ये उसे शाब्दिक रूप से खींचकर छोटी छोटी बूंदों में चीर देते हैं। इससे वसा का सरफेस एरिया अचानक बहुत बढ़ जाता है। अब अग्न्याशय से आने वाला लाइपेज एंजाइम उन छोटी बूंदों पर आसानी से हमला करके उन्हें वसा अम्ल में तोड़ देता है। और अग्नाशय से ट्रिप्सिन भी आता है, जो बचे हुए प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ देता है। तो अब हमारे पास ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और वसा अम्ल का एक बढ़िया सा सूप तैयार है। इसे रक्त में खींचने के लिए क्षुदांत्र की दीवारों पर दीर्घ रोम या विली होते हैं। ये उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं जो सतह के क्षेत्रफल को इतना बढ़ा देती हैं कि अवशोषण बहुत तेजी से हो सके। एकदम सही। और जो नहीं पचता वो बृहदांत्र यानी लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, जहां से शरीर पाई पाई का हिसाब करते हुए सारा पानी वापस सोख लेता है और बाकी बचा हुआ कचरा बाहर निकाल दिया जाता है। तो अब हमारे खून में ग्लूकोज आ गया है। पोषण का काम यहाँ खत्म हुआ। लेकिन ग्लूकोज तो सिर्फ कच्चा ईंधन है ना, जैसे गाड़ी की टंकी में पड़ा पेट्रोल। जब तक इंजन में स्पार्क नहीं होगा तब तक कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी। इस ईंधन को जलाने का काम करता है हमारा अगला प्रक्रम, श्वसन। बिल्कुल। और श्वसन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य से शुरू होती है। सबसे पहले 6 कार्बन वाला ग्लूकोज टूटकर 3 कार्बन वाले पाइरुवेट में बदल जाता है। ये स्टेप हर जीव में समान है। असली सस्पेंस इसके बाद शुरू होता है। ग्लूकोज के विघटन के 3 अलग अलग रास्ते हैं और ये एग्जाम का एक फेवरेट टॉपिक है।
यीस्ट जैसे जीवों में ये बिना ऑक्सीजन के होता है, जिसे किण्वन कहते हैं, जिसे इथेनॉल बनता है। और दूसरा रास्ता वो है जो हमारी मांसपेशियों में होता है ना, जिसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। जब हम अचानक बहुत भारी कसरत करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी में लैक्टिक अम्ल बनता है, जिससे क्रैम्प या ऐंठन आती है। बिल्कुल सही। अब यहां मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के साथ होने वाले वायवीय श्वसन से हमें 36 से 38 एटीपी मिलते हैं और इस बिना ऑक्सीजन वाले रास्ते से सिर्फ 2 एटीपी मिलते हैं, तो ये तो इतना भयंकर इनएफिशिएंट है। हमारा शरीर इसे करता ही क्यों है? अगर ऑक्सीजन कम है तो शरीर हमें रोक क्यों नहीं देता? क्योंकि यहाँ पर एफिशिएंसी और सर्वाइवल के बीच की जंग चल रही है। सोचिए, हमारे पूर्वज जंगल में किसी शिकारी जानवर से बचकर भाग रहे हैं। मांसपेशियां अपनी पूरी शक्ति पर काम कर रही हैं। फेफड़े जितनी ऑक्सीजन दे सकते थे दे चुके हैं, लेकिन अभी भी भागना जरूरी है, वरना जान चली जाएगी। हाँ, वो तो है। ऐसे में शरीर एक इमरजेंसी ओवरराइड का इस्तेमाल करता है। वो कहता है, मुझे परवाह नहीं है कि ये तरीका कितना बेकार है या इससे बाद में कितना लैक्टिक अम्ल बनेगा और दर्द होगा, मुझे अभी इसी वक्त तुरंत ऊर्जा चाहिए। तो ये जो अवायवीय श्वसन है ना, ये एकदम किसी इमरजेंसी जनरेटर की तरह काम करता है। ये महंगा है, धुआं छोड़ता है, लेकिन आपकी जान बचा लेता है। क्या अद्भुत डिजाइन है यार। और जो ऊर्जा मिलती है वो एटीपी के रूप में स्टोर होती है। इसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा या एनर्जी करेंसी कहते हैं। बिल्कुल। जब श्वसन से ऊर्जा निकलती है तो वो एडीपी में एक और फॉस्फेट अणु को जबरदस्ती जोड़ देती है, बिल्कुल एक स्प्रिंग को दबाकर लॉक करने की तरह। ये बन गया एटीपी। अब जब भी कोशिका को ऊर्जा चाहिए, चाहे मांसपेशी सिकुड़नी हो या कोई सिग्नल भेजना हो, वो पानी की मदद से उस आखिरी फॉस्फेट के बॉन्ड को तोड़ देती है। स्प्रिंग खुलता है और ठीक 30.5 किलो जूल प्रति मोल की ऊर्जा एक झटके में रिलीज होती है। और इस पूरी प्रक्रिया को कुशलता से चलाने के लिए हमें भारी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होती है। जलीय जीव तो पानी में घुली ऑक्सीजन लेते हैं, जो बहुत कम होती है। इसलिए मछलियों को इंसानों से बहुत तेज तेज सांस लेनी पड़ती है ताकि वे पर्याप्त ऑक्सीजन खींच सकें। लेकिन हम स्थलीय जीवों के पास फेफड़े हैं। हवा नासाद्वार से होते हुए श्वास नली या ट्रैकिया में जाती है, और श्वास नली में एक बहुत ही दिलचस्प चीज है, उपास्थि वलय या कार्टिलेज के छल्ले। ये बिल्कुल वैक्यूम क्लीनर के पाइप जैसा है ना? अगर उसमें छल्ले ना हो और हम जोर से हवा खींचें तो पाइप पिचक जाएगा। एकदम सटीक एनालॉजी है ये। वे छल्ले सुनिश्चित करते हैं कि हवा का रास्ता हमेशा खुला रहे, कभी कोलैप्स ना हो। श्वास नली से होते हुए हवा फेफड़ों के अंदर छोटी छोटी नलियों में जाती है, जिनके सिरों पर कूपिकाएं या एल्वियोलाई होते हैं। ये सूक्ष्म गुब्बारे जैसी संरचनाएं हैं जहां असल में गैसों की अदला बदली होती है। कूपिकाओं के बारे में एक तथ्य ने तो मेरे होश ही उड़ा दिए। मैंने पढ़ा कि अगर हम इंसान के फेफड़ों की सारी कूपिकाओं को खोलकर एक समतल सतह पर बिछा देना तो वे लगभग 80 वर्ग मीटर की जगह घेर लेंगी। मतलब ये एक पूरे टेनिस कोर्ट के बराबर है। शरीर के अंदर इस कदर सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाना और उसे इतने छोटे से सीने में पैक करना, ये इंजीनियरिंग का कोई चमत्कार ही लगता है मुझे। और ये विशाल क्षेत्रफल इसलिए जरूरी है ताकि ऑक्सीजन तेजी से रक्त में जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ सके। ऑक्सीजन को ले जाने का काम हीमोग्लोबिन करता है, जो लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए एक चुंबक की तरह है, लेकिन यहीं पर हमें धूम्रपान के खतरे को भी समझना होगा। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। हमारे श्वसन मार्ग में छोटे छोटे बालों जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें सीलिया कहते हैं। ये एक एस्केलेटर की तरह काम करते हैं, जो धूल और कीटाणुओं को लगातार बाहर धकेलते हैं। सिगरेट का धुआं इन सीलिया को जलाकर नष्ट कर देता है। फिर सारा टार, रसायन और रोगाणु सीधे उस टेनिस कोर्ट जैसी कूपिकाओं पर जाके बैठ जाते हैं, जिससे कैंसर और गंभीर संक्रमण होता है। उफ, ये वाकई एक बहुत ही डरावनी तस्वीर है। खैर, अब हमारे पास अवशोषित किया हुआ भोजन यानी ग्लूकोज है और भरपूर ऑक्सीजन भी है, लेकिन इन्हें शरीर की खरबों कोशिकाओं तक पहुंचाना कैसे है? यहीं से शुरुआत होती है हमारे शरीर के डिलीवरी नेटवर्क यानी परिवहन तंत्र की। और इस नेटवर्क का जो मेन इंजन है वो है हमारा हृदय। बिल्कुल, हमारा हृदय एक पेशिया अंग है जिसमें 4 कोष्ठ या 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात है कि 4 कोष्ठ ही क्यों? हाँ, क्योंकि मछलियों में तो 2 ही होते हैं ना। हथियार है। हम वार्म ब्लडेड या समतापी जीव है।
हमें अपने शरीर का तापमान हमेशा एक सा बनाए रखने के लिए लगातार बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है। अगर ऑक्सीजन वाला शुद्ध खून और कार्बन डाइऑक्साइड वाला अशुद्ध खून दिल में मिल गया तो ऊर्जा उत्पादन गिर जाएगा। 4 कोष्ठों वाला ये डिजाइन एक सख्त दीवार बनाकर शुद्ध और अशुद्ध खून को मिलने से रोकता है। और एग्जाम में ये दोहरा परिसंचरण का कॉन्सेप्ट बहुत बार पूछा जाता है। और इसीलिए खून एक चक्कर पूरा करने के लिए दिल से 2 बार गुजरता है। पहले फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर दिल के बाएं हिस्से में आता है, फिर शरीर में पंप होता है। शरीर से ऑक्सीजन इस्तेमाल होने के बाद अशुद्ध खून दिल के दाएं हिस्से में आता है और फिर वापस फेफड़ों में पंप किया जाता है। इसे स्फाइग्मोमैनोमीटर से नापा जाता है। एक स्वस्थ इंसान में यह संकुचन के समय 120 मिलीमीटर मर्क्यूरी और शिथिलन के समय 80 मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है। नलियों की बात करें तो धमनियां खून को दिल से शरीर तक ले जाती हैं। क्योंकि दिल खून को बहुत उच्च दबाव पर धकेलता है, इसलिए धमनियों की दीवारें मोटी और लचीली होती हैं। इसके विपरीत शिराएं खून को शरीर से वापस दिल तक लाती हैं। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प भौतिकी का सवाल उठता है मेरे दिमाग में। बताइए क्या सवाल है? अगर शिराएं मेरे पैरों के अंगूठे से खून को वापस दिल तक ला रही हैं, तो वे गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ काम कर रही हैं। नीचे तो कोई पंप लगा नहीं है, तो खून वापस नीचे क्यों नहीं गिर जाता? बहुत ही शानदार ऑब्जर्वेशन है ये। देखिए, शिराओं में दबाव बहुत कम होता है। खून को नीचे गिरने से रोकने के लिए शिराओं के अंदर वाल्व लगे होते हैं। ये वन वे दरवाजे की तरह होते हैं, मतलब खून ऊपर जा सकता है लेकिन नीचे नहीं गिर सकता। इसके अलावा जब हम चलते फिरते हैं तो हमारे पैरों की मांसपेशियां शिराओं को बाहर से दबाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप टूथपेस्ट की ट्यूब को दबाते हैं और खून ऊपर की ओर धकेल दिया जाता है। अच्छा, यही कारण है कि जब कोई इंसान बहुत देर तक बिना हिले डुले एक जगह खड़ा रहता है तो उसे चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि पैर की मांसपेशियां खून को ऊपर धकेल ही नहीं रही होती। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। ये तो इंसानों का नेटवर्क हुआ, लेकिन पेड़ों का क्या? मतलब एक 100 फीट ऊंचे पेड़ को देखिए, उनके पास तो कोई दिल नहीं है जो धड़कता हो, तो पानी जड़ों से 100 फीट ऊपर पत्तियों तक कैसे पहुंचता है? पौधों में परिवहन गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ प्रकृति का एक अकल्पनीय जादू है। इसके लिए वे जाइलम ऊतक का इस्तेमाल करते हैं। दिन के समय जब सूरज की गर्मी से पत्तियों के रंध्रों से पानी भाप बनकर उड़ता है, जिसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, तो ये पत्तियों की कोशिकाओं में एक खिंचाव पैदा करता है। मतलब एक तरह का सक्शन? बिल्कुल। जब आप एक स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आप क्या करते हैं? आप हवा खींचते हैं, जिससे दबाव कम होता है और वायुमंडलीय दबाव कोल्ड ड्रिंक को ऊपर धकेल देता है। ये खेत में भी सेम यही होता है। बिल्कुल। पानी के अणु एक दूसरे से चिपके रहते हैं। जब पत्ती से एक बूंद उड़ती है तो वो पीछे वाले अणु को खींचती है। यह खिंचाव एक अटूट धागे की तरह 100 फीट नीचे जड़ों तक जाता है और मिट्टी से पानी खींच लेता है। इसे वाष्पोत्सर्जन कर्षण कहते हैं। भौतिकी बिना किसी पंप के इतना भारी काम कर रही है। और पत्तियों में जो भोजन बनता है उसका क्या? वो तो गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ ऊपर भी जा सकता है और नीचे जड़ों में भी जा सकता है। उसके लिए फ्लोएम होता है। जाइलम मृत कोशिकाओं की पाइपलाइन है जो भौतिक बलों पर निर्भर है, लेकिन फ्लोएम जीवित ऊतक है। ये भोजन को स्थानांतरित करने के लिए एटीपी ऊर्जा का उपयोग करता है। ऊर्जा खर्च करके वो सुक्रोज को ऊतक में धकेलता है, जिससे वहां का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। फिर पानी अंदर घुसता है और उस दबाव के कारण भोजन वहां पहुंच जाता है जहां दबाव कम है, चाहे वो ऊपर की ओर बढ़ता हुआ फल हो या नीचे की ओर गहरी जड़ें। कमाल की इंजीनियरिंग है। तो हमने खाना खा लिया, उसे पचा लिया, उसे जला के ऊर्जा बना ली और उस ऊर्जा को पूरे शरीर में घुमा भी दिया। लेकिन जब इतनी सारी भयंकर रासायनिक प्रतिक्रियाएं शरीर में हर सेकंड हो रही हैं, तो बहुत सारा विषैला कचरा भी बन रहा होगा ना? और इस कचरे का शरीर में रुकना तो जानलेवा हो सकता है। बिल्कुल। और यही एंट्री होती है हमारे फिल्म के आखिरी क्लाइमैक्स की, उत्सर्जन तंत्र। तो इस सफाई अभियान के मुख्य हीरो कौन है? इसके मेन हीरो हैं हमारे वृक्क यानी गुर्दे। हर गुर्दे के अंदर लगभग 10 लाख सूक्ष्म फिल्टर लगे होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया मुख्य रूप से 3 चरणों में होती है। सबसे पहले केशिका गुच्छ नामक नसों के गुच्छे में उच्च दबाव पर रक्त को छाना जाता है। कचरे के साथ साथ ग्लूकोज, अमीनो एसिड और पानी भी छनकर अलग हो जाते हैं।
यहाँ पर एक ऐसा तथ्य है जिस पर मुझे यकीन करने में बहुत समय लगा, सच बताऊं तो। मैंने पढ़ा है कि एक स्वस्थ इंसान के गुर्दे रोजाना लगभग 180 लीटर आरंभिक निस्यंद बनाते हैं। 180 लीटर। हमारे पूरे शरीर में तो कुल मिलाकर 5 से 6 लीटर ही खून होता है। यही तो इस क्लीन अप क्रू की अथक मेहनत है। वे उसी 5-6 लीटर खून को दिन भर में कई दर्जन बार छानते हैं। लेकिन असली जादू दूसरे चरण में होता है, जिसे चयनात्मक पुनरावशोषण या सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। गुर्दा ये देखते हैं कि अरे, इस 180 लीटर कचरे में तो बहुत सारा काम का पानी, ग्लूकोज और लवंग भी चला गया है। वे तुरंत काम पर लगते हैं और उस 180 लीटर में से लगभग 178 लीटर पानी और काम की चीजें वापस रक्त में खींच लेते हैं। ये तो दुनिया का सबसे बेहतरीन रिसाइकलिंग प्लांट है यार। बिल्कुल। और इसी पुनरावशोषण के कारण शरीर से अंततः केवल 1 से 2 लीटर ही मूत्र के रूप में बाहर निकलता है। तीसरे चरण में बचा हुआ विषैला यूरिया और यूरिक अम्ल मूत्राशय में जमा होता है और फिर बाहर निकाल दिया जाता है। जब किसी व्यक्ति के गुर्दे खराब हो जाते हैं ना, तो उसे डायलिसिस मशीन पर रखा जाता है। यह कृत्रिम गुर्दा खून को छान तो देता है, लेकिन इसमें यह पुनरावशोषण वाली जो क्षमता है वो नहीं होती। इंसानों का तो समझ आ गया, लेकिन पेड़ों का क्या वे भी उत्सर्जन करते हैं? उनके पास तो कोई गुर्दे नहीं है। पौधों की कचरा प्रबंधन प्रणाली बहुत अलग और चतुर है। सबसे पहले तो वे अतिरिक्त पानी को वाष्पोत्सर्जन के जरिए हवा में ही उड़ा देते हैं। कई बार पौधे अपने विषैले अपशिष्टों को अपनी पुरानी पत्तियों या छाल में जमा कर लेते हैं और फिर बड़ी ही बेरहमी से उस पत्ती या छाल को ही अपने शरीर से गिरा देते हैं। इसके अलावा वे गोंद या रेजिन के रूप में कचरे को पुराने जाइलम में भर देते हैं या फिर सीधा जड़ों के जरिए आसपास की मिट्टी में छोड़ देते हैं। क्या बात है। तो अगर हम एक कदम पीछे हटाकर इस पूरी तस्वीर को देखें तो ये सब आपस में कितने गहरे स्तर पर जुड़ा हुआ है। अपनी ऊर्जा पृथ्वी पर फेंकता है। पौधे उस ऊर्जा को पकड़कर रासायनिक बंधों यानी ग्लूकोज में कैद कर लेते हैं। हम उस ग्लूकोज को खाते हैं। श्वसन की मदद से ऑक्सीजन उस बंध को तोड़ती है और हम उस ऊर्जा को एटीपी में बदल लेते हैं। हमारा परिवहन तंत्र उसे हर जगह पहुंचाता है और उत्सर्जन तंत्र इस पूरी प्रक्रिया की राख को बाहर फेंकता है। ये सब मिलकर एक परफेक्ट सिम्फनी बनाते हैं। ये सब इतना अद्भुत है कि दिमाग चकरा जाता है। इस गहन चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूं। हमने देखा कि हमारी हर एक कोशिका की ऊर्जा, हमारी हर धड़कन, हमारे हर विचार के पीछे की जो ताकत है वो मूल रूप से उस सूर्य से ही आ रही है। तो क्या हम इंसान तकनीकी रूप से अत्यंत जटिल, चलते फिरते सोचने समझने वाले सौर ऊर्जा चालित यंत्र नहीं है? बिल्कुल, हम एक तरह से सोलर पावर्ड मशीन ही तो हैं। और अगर हमारे अंदर चल रहा है ये पूरा अदृश्य नृत्य इतना नाजुक और संतुलित है, अगर हमारे शरीर की इंजीनियरिंग पर्यावरण से इस कदर जुड़ी हुई है, तो बाहरी दुनिया में हमारे इकोसिस्टम में किए जा रहे छोटे छोटे बदलाव भविष्य में इस सिम्फनी को किस हद तक बिगाड़ सकते हैं, इस पे जरूर विचार कीजिएगा। आज के लिए इस डीप डाइव में बस इतना ही।